वेलकम बैक टू कॉमर्स कनेक्ट विद दीप्ति मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। हमने फर्स्ट पार्ट में 5 ऑब्जेक्टिव जो पढ़े वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी प्रॉफिट, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। अब इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फाइंग थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी। सो लास्ट वीडियो का जो हमारा रहा उसका एक रिकैप रखते हैं, क्विक रिकैप रखते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल थ्योरी रह चुकी है हमारी, जो कि नेल्सन एंड विल्सन्स ने दी थी। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। इन्होंने बेसिकली बात की प्रॉफिट अर्न करना मेन टारगेट होता है एक बिज़नेस का, जो कि सब जानते हैं। और इस चीज़ को इन्होंने बढ़ाते हुए इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स में लेके आए। इन्होंने बेसिकली क्या कहा, बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट इक्वल होगा किससे, TR माइनस एक्सप्लिसिट से, TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट से। सो आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सो भूल नहीं जाइएगा कि बिजनेस प्रॉफिट को हम अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसको इक्वल रखा गया किससे, TR मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस कर दिया गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब TR में इंक्लूड क्या रहेगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड रहेगा। सो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या कहता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव में हमारा कहता है रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जो कि बॉल्समन्स ने दिया था। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया ऑल्दो इस थ्योरी को, ऑब्जेक्टिव को। बट इस ऑब्जेक्टिव का एक क्रिटिसिज्म रहा, जो कि सबसे बड़ा क्रिटिसाइज रहकर इस थ्योरी को फेल कर दिया। ये जो थ्योरी थी, इसका क्रिटिसिज्म क्या था और क्या ये थ्योरी है बेसिकली सेल मैक्सिमाइजेशन मोटिव, कि एक मिनिमम लेवल तक आप प्रॉफिट कमाने के बाद आपका टारगेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, बल्कि आपका टारगेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स होना चाहिए। मतलब एक लेवल ऑफ पॉइंट तक अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए इंक्रीज इन सेल्स बढ़ाने में आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। बट ये थ्योरी हमारी टोटली फेल हो जाती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता लगता कि मिनिमाइज पॉइंट कौन सा है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या कंसिडर कर चलना है। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। सो चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये थ्योरी हमारी किसने दी थी, स्क्योट वर्सिस ने दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने सिंपल सी बात की। इन्होंने क्या कहा कि आप प्रॉफिट को तो कंसिडर करें ही करें, साथ में आप कंसिडर किसको करें, लेज़र को कंसिडर करें। इसमें मैंने एग्जांपल फेयर लवली का लिया था। उन्होंने अपने विंटर क्रीम्स लेके आए, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, क्रिएशंस लेके आए, आइडियल सिचुएशन क्रिएट की, जिससे उनकी मार्केट क्या हुई, पॉजिटिवली इफेक्ट हुई। सो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हम करने जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रॉफिट। ये रॉथस्चाइल्ड ने दी थी। हमने बोला था बचाते किसको हैं, बच्चे को, तो रॉथस्चाइल्ड ने ये हमें दिया था। हम इस थ्योरी को कैसे क्या जाना था, हमने ये इसमें बेसिकली 3 मार्केट के बेसिस पे जाना था, कि जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वहाँ पर ही वैलिड होगा सिक्योरिटी प्रॉफिट, कि आपको एक लेवल तक का प्रॉफिट होगा। मोनोपोली में क्या हो सकता है, मे बी आपका प्रॉफिट एक टाइम में ज़्यादा हो सकता है, दूसरे टाइम में प्रॉफिट कम हो सकता है। सो इन फैक्टर्स को ऑलरेडी हमने जान लिया। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, दैट वाज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ऑफ मार्स। इसके अंदर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंसिडर किया। हम यहाँ पे 2 केस लेके आए, मैनेजर और शेयर होल्डर। मैनेजर का टारगेट क्या होता है, अपनी सैलरी मैक्सिमाइज करवाना, अपनी सैलरी ज़्यादा लेना, जबकि शेयर होल्डर क्या चाहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड। इन बातों को कंसिडर करते हुए यहाँ पर क्या बात की गई, कि जब दोनों की अलग अलग है एक दूसरे से बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी लेके आई, और ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को हमने इक्वल रखा था, इसको बैलेंस किया था, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड को इक्वल किया था किससे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई से। यही हमने बात की थी ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में। अब जो थ्योरी हम करने जा रहे हैं वो विल्सन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है। मतलब ये थ्योरी किसने दी थी, हमारी विल्सन सर ने दी थी। और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजरियल यूटिलिटी
एंड क्रिएशन थ्योरी भी बोलते हैं। सो इस थ्योरी में बेसिकली क्या बात हुई, इस थ्योरी में भी सेम कंसिडरेशन रहा। जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला केस आया, शेयर होल्डर और मैनेजर दोनों रहे, और शेयर होल्डर और मैनेजर जो दोनों थे, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन था, जो लिंक था, वो अपोजिट होता है। जैसे कि शेयर होल्डर क्या चाहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर क्या चाहता है कि उसकी जो इनकम है, उसकी जो स्टाफ है, उसके अंडर जो वर्कर्स है, या खुद का फ़ायदा चाहता है, खुद की सैलरी पे फोकस करना चाहता है। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के बीच में लास्ट में बैलेंस की बात हुई, और इसमें यूटिलिटी की बात हुई कि हमें कैसे मैनेजर को अच्छे से रखना चाहिए कि वो हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। सो टू परस्यू हीज गोल ऑफ यूटिलिटी, मैक्सिमाइज द मैनेजर डायरेक्ट द फॉर्म रिसोर्सेज इन 3 वे। 3 वे में हो सकता है मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन, जिसको कि मैं बोलूँगी U इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन एस एम डी। अब आप कहेंगे ये एस एम डी क्या है। U मतलब यूटिलिटी, F मतलब फंक्शन, S मतलब एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ, M मतलब मैनेजरियल एमुलेशंस, एंड डी मतलब इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम लोग बेसिकली शेयर होल्डर को देखेंगे, यहाँ पर हम हमारे स्टाफ को देखेंगे, और यहाँ पर हम हमारे मैनेजमेंट के रिलेटिव में, एक्सपेक्ट में जो भी हम मैनेजर को प्रोवाइड करवा रहे हैं इन दोनों के बीच में फंक्शन करने के लिए, मतलब स्टाफ को संभालने के लिए और जो हमारे इन्वेस्टर को संभालने के लिए जो भी हम अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसको, मैनेजर को, उसके बारे में बात की गई है। मतलब मैनेजर्स को जो भी हम अदर देन सैलरी देते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस देते हैं, उनकी बात की है। चलो अभी इन तीनों फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो पहला क्या कहता है, एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी और स्टाफ एस था, तो स्टाफ की बात की गई। इसमें क्या कहा, सेटिस्फाई एम्प्लॉय, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये काम कौन सबसे अच्छे से कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, जिससे कि मैनेजर की यूटिलिटी भी बढ़े गई, साथ में उसका जो टारगेट है वो भी अचीव होगा। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था एम मीन्स मैनेजर। मैंने क्या बोला, मैनेजर्स का ध्यान रखना है। अब मैनेजर्स को आप सैलरी तो दे रहे हैं, साथ में उसे अलग फैसिलिटी भी दे, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया, या अलग से कोई पार्किंग प्लॉट दे दिया कि आप यहाँ पे अपनी कार पार्क करना, या उसको कोई फ़ोन दे दिया, लैपटॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, और अदर फंक्शंस दे दिया। देन आया हमारा डी में क्या थे, इन्वेस्टर्स थे। अब देखिए मैनेजर को शेयर होल्डर की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। यूटिलिटी, उनके फंक्शंस कैसे हैं, उनको कैसे एक्शन करना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसे होगा, उनके प्रॉपर रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज्ड होंगे, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक मैनेजर को हैंडल दे दिया गया कि आप अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखेंगे और साथ में अपने स्टाफ के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखेंगे, इसलिए मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। तो बेसिकली हमने इस थ्योरी में क्या पढ़ा, हमने इस थ्योरी में फंक्शन पढ़ा, किसका, एस मतलब स्टाफ, एम मैनेजर, एंड डी मतलब इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की रखी है हमारी कंपनी के अंदर, जिनको हम लोग शेयर होल्डर भी बोलते हैं। सो ये थ्योरी हमें किसने दी थी, विल्सन्स ने दी थी। सो चलिए अगले थ्योरी पे चलते हैं। अगली थ्योरी है हमारी सेटिस्फाइंग थ्योरी। ये हमारी थ्योरी दी थी सिमन्स सर ने। किसने दी थी, SIMON, सिमोन सर ने दी थी ये थ्योरी। और इस थ्योरी में बेसिकली एक ही बात की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल आप बहुत ज़्यादा रुपये अर्न कर रहे हो और दूसरी साल आप बहुत कम रुपये अर्न कर रहे हो। मतलब एक टाइम तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो इधर, और सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। हर साल आपका प्रॉफिट एक मिनिमम लेवल तक रहना चाहिए। मिनिमम लेवल का मतलब कि आपका प्रॉफिट एक लेवल मेंटेन कर कर चलना चाहिए आने वाले 5 सालों तक या आने वाले 10 सालों तक लगातार। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहते हैं ये, इन्होंने बेसिकली 3 बातें की। क्या 3 बातें की, इन्होंने कहा कि अगर हमारी एस्पिरेशन लेवल मतलब एक लेवल जिसके अंदर हम लोग मानते हैं इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इससे अबव होता है तो अच्छा है, बट कुछ सर्कमस्टांसिस में ये भी नेगेटिव होता है, वो हम बात करेंगे कैसे होता है। और लो हो जाता है तो ऑफकोर्स लॉस है, तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही।
सो क्या कहता है, लेस देन द इंस्पिरेशन लेवल। इतना प्रॉफिट हमने क्या बोला, मिनिमम होना ही होना चाहिए। इतना लेवल अगर इससे कम होता है तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी वो गिर जाएगी, हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हम हमारा 100% नहीं दे पाएंगे, हमारे जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो ये फैक्टर रहेंगे। सेकंड केस पढ़ते हैं, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ उसको। लेस देन की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन। मतलब इस लेवल से ऊपर अगर आ जाता है प्रॉफिट तो हमारा नेगेटिव फैक्टर कैसे राइज होता है। ऑल दो फार्म कम्प्लीटली सेटिस्फाई रहेगी, लेकिन आपको पता है इससे क्या होगा, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब आपने जिस कारण से आपकी इनकम बढ़ी है, जिस कारण से प्रॉफिट बढ़े हैं कंज्यूमर को सामान बेचकर, लेकिन क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ऐसा भी नहीं करना आप कंज्यूमर को चीट कर रहे हो, आप उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो हायर भी नहीं होना चाहिए, लोअर भी नहीं होना चाहिए। आपने ये जान लिया। अब थर्ड फैक्टर क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी बनाया रखा था, क्या बनाया रखा था, इंस्पिरेशन लेवल, वो होगा तो उससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगी, साथ में आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा, साथ में कस्टमर को क्या मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा, क्या मिलेगा, गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिलेगा। ये फैक्टर्स को ध्यान में दिया गया और इन सब के बारे में बात की गई। ऑल्दो इसकी क्रिटिसाइज भी हुई इस सेटिस्फाइंग थ्योरी की जो कि सिमंस ने दी थी। इसकी क्रिटिसिज्म क्या रही, इसकी क्रिटिसिज्म यही रही कि रियल वर्ल्ड में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम क्या कहते हैं, जितना प्रॉफिट कमाना है कमा लो, नए इनोवेशंस कर लेंगे, नई मशीन्स लगा देंगे, क्वालिटी मेंटेन के लिए एक नया प्लांट लगा देंगे, नए फीचर्स ऐड कर देंगे, दूध को 2 टाइप में दूध में कन्वर्ट कर देंगे, एक विद बटर एक विदाउट बटर, जो कि आजकल हो रहा है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होता। ये इसकी क्रिटिसिज्म रही और इसी पर ध्यान दिया गया। सो चलिए अब आगे चलते हैं हमारी लास्ट थ्योरी पर। ये थ्योरी हम लोग कह सकते हैं फुल फ्लैश्ड थ्योरी रही, क्योंकि इस थ्योरी में हमारे जो फेमस राइटर थे रिकार्ड एम कैरेट, इन्होंने और जेम्स जे मार्च ने, दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को परफेक्ट थ्योरी बना दिया। कैसे, इसके अंदर बेसिकली इन्होंने बात की सभी के सभी फंक्शंस की, सभी के सभी एक्शंस की, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की बात की, मल्टीपल गोल्स की बात की, मल्टीपल डिसीजंस की बात की और अलग अलग सिचुएशन में बात की। जैसे कि सभी ग्रुप्स के गोल्स की बात कर दी इन्होंने। क्या कहा, शेयर होल्डर वांट हाई प्रॉफिट, मैनेजर वांट हाई सैलरी, वर्कर वांट हाई वेजेस, कस्टमर वांट क्वालिटी आउटपुट इन मिनिमम प्राइस। सब फैक्टरों को ध्यान में रखा, सबके बारे में बात की, इनके गोल्स के बारे में बात की और कहा आपको इसके बेसिस पे फंक्शन करना चाहिए, इसके बेसिस पे आपके फार्म को एक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके गोल्स अचीव हो जाए। अब गोल्स जो थे इनको बेसिकली आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया 5 में। प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड एंड शेयर से रिलेटेड। इन सबको क्या कहा गया, इन सबको यही कहा गया कि आप जितने ज़्यादा अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं उतने अच्छे से आप अपने गोल्स को अचीव करिए। और हम सब फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, हम मल्टीपल फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, हम कस्टमर की क्वालिटी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उस पर ध्यान देंगे, हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, हम स्टाफ को भी जानेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी 3 फंक्शन पढ़े थे हमारे लास्ट ऑब्जेक्टिव में। लास्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? आप खुद रिकग्नाइज करिए हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव जिसमें हमने फंक्शंस की बात की, वो ऑब्जेक्टिव कौन सा था? हमने फंक्शंस की बात की थी, वो ऑब्जेक्टिव हमारा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव था, जिसके अंदर हमने बात की थी, जो कि विल्सन्स ने दिया था। और वहाँ पर उन्होंने कौन सा फैक्टर लगाया था? FSMD। इसके अंदर एस कौन थे? स्टाफ मेंबर थे, एम मैनेजर था और डी इन्वेस्टर था। लेकिन इस फैक्टर में एक कस्टमर को भी ऐड कर दिया गया, अदर आउटसाइड फैक्टर्स को भी ऐड कर दिया गया और इस थ्योरी को एक कंप्लीट थ्योरी बना दिया गया। कौन सी थ्योरी को कंप्लीट थ्योरी बना दिया गया? बिहेवियरल थ्योरी को हमारा कंप्लीट थ्योरी बना दिया गया। दिस वॉज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। यहाँ पर हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म को अच्छे से कवर कर लिया है।
मैं कोशिश करूँगी आपको इसकी PDF मेरी जो टेलीग्राम चैनल पे है वहाँ पर PDF एज वेल एज क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड करवा दूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फार्म की, जिससे कि आप प्रैक्टिस करने के बाद ये जान पाएंगे आपको कितनी नॉलेज हुई है इन सब की। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इन 8 के 8 ऑब्जेक्टिव्स के जो भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनको दिया है उन सबको कंसिडर कर लें और उसके बेसिस पे एक्ट ऑन करें, उनको याद रखें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर रहें। अपना ध्यान रखिए। स्टे एट होम, टेक केयर, बाय।